धन्यवाद भरत जी। मैं गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय से आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। मैं थोड़ा पहले जुड़ गया था और मैंने अवधेश प्रधान जी के वक्तव्य का आखिरी अंश, या कह लीजिए कि आप लोगों के साथ जो चर्चा कर रहे थे वह मैंने सुना, और एक तरह से मेरे समक्ष एक चुनौती अनुभूत हुई कि जहाँ पर अभी अभी अवधेश प्रधान जैसे अधीत विद्वान अपनी बात कह चुके हों, ऐसे जो हमारे प्रतिभागी गण हैं उनसे उनकी मुझसे क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि कौवे और कोयल की पहचान उनकी आवाज़ से हो जाती है, तो साथी गण ये मान लें कि मैंने काला शर्ट इसीलिए पहना है कि आपको आसानी हो पहचानने में। मैंने जो विषय चुना है ये मेरे अध्ययन का विषय नहीं है, मैंने कोई इस पे बहुत गंभीर कार्य किया हो ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन बचपन से लेके अब तक ग्रामीण जीवन से बहुत कम संबंध होने के बावजूद मैंने बहुत कुछ ऐसा ग्राम जीवन में सुना, देखा, पाया है, जिसके आधार पर मैंने यह विषय आपके साथ प्रस्तुत करने का साहस किया है। जैसा कि आप सभी का जो मूल विषय है वह है लोक चेतना, भारतीय लोक चेतना। और भारतीय लोक चेतना भारत की ही लोक चेतना है, इसलिए भारत के समस्त उज्ज्वल और स्याह पक्ष दोनों इस लोक चेतना में देखे जा सकते हैं। मैंने अपना विषय इसी विषय के अंतर्गत निर्धारित किया है, और वो है घाघ और भड्डरी की कहावतों में लोक विज्ञान। मैं अवध से ताल्लुक़ रखता हूँ और अवधी जीवन का जितना भी संभव हुआ है मैंने सूक्ष्मता से निरीक्षण करने की कोशिश की है। और जब मैं अवधी जीवन कह रहा हूँ, इसका मतलब केवल ये अवधी जीवन नहीं है, बल्कि उसका जो एक बृहद परिक्षेत्र है उसमें दूसरी बोलियाँ, जनपदों, भाषाओं, और यहाँ तक कि गुजरात में रहते हुए, महाराष्ट्र में रहते हुए, और अपने अध्ययन में मैंने पाया कि दूसरे क्षेत्रों में, विशेष करके राजस्थान और पंजाब तक में घाघ और भड्डरी की कहावतें मिलती हैं, थोड़े बहुत भाषिक अंतर के साथ। हम लोग जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो हमें बताया गया था कि विज्ञान की परिभाषा क्या होगी। तो वो विज्ञान की परिभाषा बताई गई थी कि विज्ञान वह क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान है जो भली भांति परीक्षित, सत्यापित एवं वर्गीकृत प्रेक्षणों पर आधारित होता है। इसी परिभाषा की तर्ज पर मैंने लोक विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयत्न किया, और मेरी जो परिभाषा है कि लोक विज्ञान वह परंपरित ज्ञान है जो क्षेत्र विशेष की कई पीढ़ियों द्वारा निरीक्षित एवं परीक्षित प्रेक्षणों पर आधारित होता है, तथा जिसे समकालीन पीढ़ी अपने स्वानुभव से स्वीकार करती है। और यहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की वो बात भी याद आती है कि ग्रहण और त्याग हमेशा से जो श्रेष्ठ अंश रहा है उसे आने वाली पीढ़ी ने, मनीषा ने उसे ग्रहण किया है, और जो त्यागने योग्य रहा है उसे त्याग दिया है। तो जो कुछ भी आज हमारे समक्ष लोक जीवन में प्राप्त होता है वह सब कुछ गुनने और मनने के योग्य है, और बाद में ये निर्णय हम करें कि उसमें से क्या श्रेष्ठ अंश है जिसको हमें अपने पास रखना चाहिए, अपने अनुभव का विषय बनाना चाहिए, और उस पर निरंतर शोध के माध्यम से
उसके विकास की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और जो कुछ भी छोड़ने लायक बातें हैं उसे त्यागते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सबसे अच्छा उदाहरण मैं अपने ही अनुभव से देना चाहूँगा, और मैंने कहा कि मेरा पूरा व्याख्यान ये अनुभूति जन्य व्याख्यान है। निम्न वर्गीय परिवार में बम्बई में हम रहते थे, तो दो चीज़ का बहुत ध्यान जब हम गांव से निकलते थे तो दिया जाता था। एक की दिक्सूल और दूसरा पंचक। और कितनी भी टिकट की समस्या हो, लेकिन हमारे परिवार ने, हमारे लोगों ने हमें कभी भी दिक्सूल के दिन घर से निकलने नहीं दिया, और अगर पंचक लगा है तो यात्रा करने नहीं दी। मैं इसमें कोई वैज्ञानिक सत्य देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हर चीज़ों में विज्ञान तलाश लेते हैं और वो सिद्ध भी कर देते हैं कि सब कुछ भारत में हजारों साल पहले था। और न मैं विश्वगुरु की महिमा का गायक हूं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि हमारे पूर्वजों ने बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की थी, और संयोग से हम उन उपलब्धियों का सही मूल्यांकन समय पर नहीं कर सके, और अन्य लोगों ने उसमें से कुछ मूल्यांकित करके हमें बताया कि हम पहले कितने श्रेष्ठ थे, महान थे, और अनेक लोगों ने हम में ऐसी हीनता पैदा की जिस हीनता से उभरने की कोशिश हम आज तक कर रहे हैं। तो मैं जो कह रहा था वो यही कि हम लोगों ने इसका पालन किया, लेकिन मेरी ही पीढ़ी में आज मैं स्वयं और मेरे परिवार का अब कोई भी शायद इस दिक्सूल और पंचक का कोई ध्यान नहीं रखता। मैं ब्राह्मण परिवार में, पंडिताऊ पुरोहित परिवार में था, तो ये सारे दबाव मुझ पर थे। लेकिन अब मेरे ही परिवार में मैंने कभी अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति का टिकट निकालते समय इसका ध्यान नहीं दिया, जबकि मेरी चेतना में गहरे ये बसा हुआ है कि अगर दिशाशूल में यात्रा करेंगे तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे ऐसे कुछ खराब अनुभव भी बचपन में हुए थे। मैं उसको सिद्ध नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एक बात कहा कि जो परंपरित ज्ञान है, हमारे घाट साहब लिखते थे कि सोम शनिचर पूर्व न चालू, मंगल बुध उत्तर दिशकालू, बृहस्पति के बहफई के जे दक्षिण जाए। हम लोग कहते थे कि 4 लात ऊपर से पाए। मतलब ये है कि वहाँ पे उसका कुछ न कुछ वितंडावाद हो सकता है अगर उसने बृहस्पति के दिन दक्षिण की यात्रा की। आज भी शादी विवाह के समय में इसका ध्यान रखा जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कभी भी लोक मान्यता इन चीज़ों पर चलती है। तो ये जो निष्कर्ष हैं जो हमारे कहावतों में आए हैं, जैसा मैंने कहा कि ये एक लोक विज्ञान है, और इस लोक विज्ञान की प्रयोगशाला पूरी प्रकृति है। और प्रकृति के साथ हमारा जो तादात्म्य है, हमारा जो संबंध है, उस तादात्म्य भाव संबंध के चलते हम प्रकृति को बहुत अच्छी तरह जान लेते हैं। लगभग 1 दशक पूर्व भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में सुनामी आई थी और बड़ी संख्या में जनहानि हुई थी। खास करके समुद्री तटों पर बसे हुए लोगों के जान माल का नुकसान हुआ था। और उस समय वे आदिवासी जो वहाँ परंपरागत रूप से हजारों वर्षों से रहते आए थे, उनके जीवन पर सबसे कम संकट पड़ा, और जो तमाम टूरिस्ट वहाँ पर गए थे वह बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। ये बताता है कि क्षेत्र विशेष में रहते हुए जो उन्होंने अनुभव अर्जित किए हैं, उन अनुभवों के आधार पर उन्होंने प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का सम्यक अनुमान कर लिया था, और उस अनुमान के चलते उन्होंने अपनी सुरक्षा के इंतजाम भी कर लिए थे। वे लोग जो सबसे कम सुरक्षित क्षेत्र में रहते हैं, वे भी अपनी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर पाए थे, और वे लोग जो बहुत चाक चौबंद होकर अपने मोबाइल में, गैजेट में और तमाम तरह के जो वेदर वार्निंग है उन सब के साथ गए थे, वो शायद
चूक गए और बड़ी संख्या में वो इस प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है, उस पारंपरिक ज्ञान को हमें परीक्षित करते रहना चाहिए और जो भी उपयोगी है उसे स्वीकार करना चाहिए और उसे आगे बढ़ाते हुए चलना चाहिए, उसे खारिज नहीं करना चाहिए। बहुत सी बातें खारिज करने के योग्य नहीं होती हैं। यानी कहने का आशय कुल मिलाकर ये कि जो पारंपरिक ज्ञान है उसकी सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन उसमें निहित जो संभावनाएं हैं उनको सिरे से नकारा नहीं जाना चाहिए, उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। और अगर ऐसी अनदेखी हम करते हैं तो कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है। घाघ और भड्डरी की कहावतें जो देश के एक बहुत बड़े हिस्से में प्रचलित हैं, वह कृषि को लेकर है। हम सब जानते हैं कि भारत में कृषि के साक्ष्य बहुत पुराने हैं। वैदिक ग्रंथों में कृषि से संबंधित बहुत सारी बातें मिलती हैं। तो जितनी प्राचीन हमारी कृषि है, उतना ही प्राचीन हमारा भारतीय कृषि विषयक ज्ञान है। और यह जो कृषि विषयक ज्ञान है, यह समय समय पर अनेक आर्ष ग्रंथों के माध्यम से हम तक उपलब्ध हुआ है। यहीं पर एक बात जो ध्यान देने की है वो ये कि जिसको हम पराशर कृषि कहते हैं, जिसको हम काश्यपीय कृषि सूक्त कहते हैं, आगे चल के चक्रपाणि मिश्र द्वारा विश्व वल्लभ है, दशरथ शास्त्री का कृषि शासनम है, यानी वो पूरी की पूरी जो हमारी ज्ञान की परंपरा रही है वह संस्कृत ग्रंथों में सुरक्षित रही है। और उन संस्कृत ग्रंथों में सुरक्षित ज्ञान की परंपरा से, ज्ञान से सामान्य जन का संबंध कैसा रहा होगा, यह अनुमान किया जा सकता है। जैसा मैंने कहा कि मैं पुरोहित परिवार से आता हूँ, तो जैसे ही फसलों के बोने का समय शुरू होता था, वैसे ही हम ये देखते थे कि सवेरे सवेरे दादाजी के पास कुछ गांव के किसान आते थे और वो साइत पूछते थे। साइत पूछते थे कि कब कौन सा अनाज बोना चाहिए, कब कौन सा अनाज काटना चाहिए, कब उसका मुहूर्त करने से या हल की जुताई करने से लाभ होगा। मैंने ये देखा कि एक ही पत्रा में जो ऋषिकेशो महोपाध्याय पंचांग बनारस से आता है, उसी में सारा ज्ञान, सारा पुरोहिताई का ज्ञान सुरक्षित था। और वो उसको देख के बता देते थे कि इस समय बुआई करो, इस समय इस नक्षत्र में इतना आड़ पानी है और इससे खेती को ये लाभ होने वाला है। यानी कृषि संबंधी जो ज्ञान संस्कृत के पिटारों में और कुछ ही लोगों तक सुरक्षित था, कैद था, वह ज्ञान मध्यकालीन दौर में जन भाषाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचना आरंभ हुआ। हम जानते हैं कि पूरा जो मध्यकालीन दौर है वह जन भाषाओं में चूड़ांत उपलब्धियों का दौर है। और इस दौर में ब्रज हो, अवधि हो, दूसरी जो लोक भाषाएं रहीं, उनमें एक बहुत बड़ी संख्या में कवियों ने, रचनाकारों ने भारतीय मनीषा का सर्वोत्तम अंश प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और ऐसे ही लोगों में वे लोग भी रहे जिनके कोई ग्रंथ प्रकाशित रूप में सामने नहीं आते। और ऐसे में जो व्यक्ति जिसके ग्रंथ को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूँ, वह भी बहुत कम, लगभग प्रकाशित रूप में है ही नहीं। घाघ और भड्डरी की कोई रचना प्रकाशित रूप में प्राप्त नहीं होती।
1931 में राम नरेश त्रिपाठी जी ने घाघ और भड्डरी की कहावतों का संग्रह किया था और उन्होंने इसके माध्यम से उसे सबके समक्ष लाने की कोशिश की थी। इसके बाद और भी कुछ लोगों ने इसी ग्रंथ में से कुछ चीज़ें निकालकर एक आध दो पुस्तकें प्रस्तुत की, लेकिन मेरी अपनी पहुंच में वो किताबें नहीं आ सकीं। मैंने कोशिश की, मेरा विश्वविद्यालय भी नया है और नए विश्वविद्यालय की एक सीमा ये होती है कि पुराने ग्रंथ यहाँ पर नहीं मिलते हैं। अभी मैं सुन रहा था कि हमारे कुछ साथी बता रहे थे कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में जो सरकारी प्रकाशकों के द्वारा एक ज़माने में बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें प्रकाशित होती रही थी, उन प्रकाशित पुस्तकों का जो प्रचार प्रसार है वो बहुत सीमित है। पुस्तक मेले के पहले 2 दिन में ये किताबें किसी गोडाउन से निकाल के दिखाई जाती हैं और कुछ थोड़े से लोग कम पैसे खर्च करने वाले वो जाके वो किताबें खरीद लेते हैं और उसके बाद वो किताबें नहीं मिलती और उनके पुनर्मुद्रण का तो कोई सवाल ही नहीं है और बड़े प्रकाशक उनको प्रकाशित नहीं करते क्योंकि उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं करते। तो ऐसे में जो मुझे किताबें मिली वो बहुत सीमित थी और ज़्यादातर उसमें पुनरुक्ति ही मुझे देखने को मिली, इसलिए मैंने उसे केवल संदर्भ के रूप में, खास करके कहावतों के संदर्भ के रूप में लिया है। बाकी मैं जो बातें कहना चाहता हूँ वो अपनी जो समझ से मैंने इसको समझा है उसी को मैं आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जब संस्कृत तक लोगों की पहुँच ही नहीं थी तो आप सोचें कि कैसे हम किसानी करते, क्योंकि सारा किसानी का ज्ञान उन ग्रंथों में मिलता है, लेकिन फिर भी जो परंपरित ज्ञान था वह पिता से पुत्र को निरंतर प्राप्त होता गया और इस तरह से हमने कृषि में, आज भी हम एक बड़े कृषि प्रधान देश के रूप में जाने जाते हैं। लगभग देश की आबादी का 50% कृषि से संबंधित रोजगारों में लगा हुआ है और जिस जीडीपी का हम हवाला देते हैं उस जीडीपी में जो सबसे बड़ा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है लगभग 20% वह एग्रीकल्चर सेक्टर है, वह कृषि का क्षेत्र है। कहने का आशय ये कि इतनी बड़ी जो हमारी कृषि है, अर्थव्यवस्था का आधार है और वो आरंभ से आज तक चली आई है, उसको लेके हम बहुत कम सजग रहे हैं और हमारे शोध कार्यों में, खास करके जो भाषा और साहित्य के जो शोधार्थी हैं उन्होंने इस पे बहुत कम ध्यान दिया है, जबकि ध्यान देने की आवश्यकता हमेशा से रही है। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी इस बात का उल्लेख किया कि जो परंपरित ज्ञान होता है वह स्थान सापेक्ष और काल सापेक्ष होता है। उसकी अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है और हम सब जानते हैं कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र का पर्यावरण एक जैसा नहीं होता। मोटा मोटी आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे अंतर होते हैं। तो ये स्थान और काल की सीमाओं से परे नहीं होता, लेकिन स्थान और काल में यह काफ़ी हद तक सिद्ध होता है। इसकी सिद्धि का यही आधार है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इसको अपनाते और इस पर विचार करते आए हैं। मैं इसे हर दौर की जो मनीषा है, जो बुद्धि है, जो मेधा है, उसकी उपलब्धि के रूप में देखता हूँ, क्योंकि उसने बहुत कुछ इसमें जोड़ा है और बहुत कुछ को परिवर्तित करके आगे बढ़ाया है। यह तत्कालीन स्थिति का ज्ञान, देश, समाज, परिवार के यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हैं। इनमें परंपरानुगामिता भी होती है और युगानुकूलता भी दिखाई पड़ती है। यानी ये जितने तात्कालिक होते हैं उतने ही समकालीन दौर में प्रासंगिक भी होते हैं। इसे पढ़कर, समझकर हम भारत के जीवन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि राम नरेश जी ने
संकलन की भूमिका में जो बात कही है मैं यहाँ वह उद्धृत करना चाहूँगा। उन्होंने ग्राम गीतों का एक संकलन भी किया था और उसी के दरमियान उन्हें कहावतों पर भी बात करना, कहावतों पर भी काम करना सूझा था। तो वो लिखते हैं कि देहातों में कहावतों का बड़ा प्रचार है। ऐसा मालूम होता है कि किसानों के जीवन का महल कहावतों ही की ईंटों से बना हुआ है। घाघ और भड्डरी ही की नहीं, बीसों अन्य ग्रामीण अनुभवियों, ध्यान दीजिए, अनुभवियों की कहावतें गांव-गांव में प्रचलित हैं। सबका संग्रह करना एक व्यक्ति का काम नहीं। आगे वो लिखते हैं कि वर्तमान हिंदू जाति, यहाँ पे आप भारत कह लीजिए, का सच्चा रूप देखना हो तो गांव में प्रचलित कहावतें पढ़नी चाहिए। ऐसा मालूम होता है कि ग्रामीण जनता ने अपना जीवन ही कहावतों के सुपुर्द कर रखा है। गांव में अब मनु, याज्ञवल्क्य या पराशर का भारतवर्ष नहीं है। पता नहीं गांव में याज्ञवल्क्य, मनु और पराशर का भारत कब रहा होगा, कभी रहा भी होगा मान लेते हैं, लेकिन अब नहीं है। अब तो वहाँ कहावतों का भारतवर्ष मिलेगा। अतएव जो देश की दशा जानना चाहें और देशवासियों के मनोभावों का ठीक ठीक अध्ययन करना चाहें, उन्हें कहावतों का अध्ययन सबसे पहले करना चाहिए। तो ये जन के मनोभावों का और उनकी वृत्तियों को जानना हो तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक कहावतों में नीति का उल्लेख मिलता है, नीति संबंधी कहावतें मिलती हैं और ये सबसे ज़्यादा इन पे प्रश्न चिन्ह किए जाते हैं। उसके कारण भी हैं क्योंकि ये जो नीतियाँ रही हैं ये कभी सामंती मानसिकता से, कभी ब्राह्मणवादी मानसिकता से, कभी तत्कालीन आवश्यकता से संचालित रही हैं और सबके सत्ता समीकरण रहे हैं। हम लोग चाणक्य नीति की बात करते हैं, चाणक्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं और उनका जो अर्थशास्त्र है वह वित्त का शास्त्र नहीं है बल्कि वो वृत्ति का शास्त्र है। मनुष्य की वृत्ति को ही अर्थ कहते हैं। मनुष्यों से संयुक्त भूमि ही अर्थ है। इसकी प्राप्ति तथा पालन के उपायों की विवेचना करने वाला शास्त्र ही अर्थशास्त्र है। यह चाणक्य के अर्थशास्त्र का परिचय देने वाली पंक्तियां हैं। आप देखेंगे कि चाणक्य के पहले भी और चाणक्य के बाद भी अनेक लोगों ने नीति संबंधी अनेक उपदेश दिए हैं और ये उपदेश अपने पूर्व के स्रोतों से ही लिए गए हैं। ये पूंजीवादी व्यवस्था है जिसने कॉपीराइट को लेके बहुत बड़ा एक वितंडावाद पैदा कर रखा है। ये अलग बात है कि हमारा नैतिक पतन भी इतना ज़्यादा हुआ है कि सीधे सीधे हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन हमारे पूर्व के दौर में इस तरह के कॉपीराइट जैसा कोई प्रबंध नहीं था कि लोग अपने परंपरा में प्राप्त जो श्रेष्ठ या जो अनुभव से जन्य जो सूचनाएं होती थी उसको वो व्यक्त करते थे। तुलसी में, रहीम में आपको ऐसी अनेक बातें मिल जाएंगी। जिन बातों के लिए तुलसीदास की बड़ी आलोचना होती है वो सारी बातें चाणक्य के ग्रंथ में पहले से ही लिखी हुई हैं। लेकिन चाणक्य को कोई आरोपित नहीं करता, लेकिन तुलसीदास हमेशा प्रश्नांकित किए जाते रहते हैं। एक उदाहरण देखें कि अनृतम साहसम माया मूर्खत्वमतिलोभिता और अशौचत्व निर्दयत्व स्त्रीणाम दोषा स्वभावजा। असत्य भाषण, साहस, छल, कपट, मूर्खता, तृष्णा, अपवित्रता और निर्दयता। इसी को एक संदर्भ और प्रसंग में ध्यान रखिएगा। तुलसीदास लिखते हैं कि नारी स्वभाव सत्य कवि कहें, अवगुण आठ सदा और रहें, साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। ये मैं केवल उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ। मैं इसके पक्ष में या विपक्ष में कोई बात नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये आज स्वीकारने के योग्य नहीं है तो मैं इससे पूर्णतया सहमत हूँ, इसको हम त्याग देंगे। लेकिन जो कुछ भी आज लेकर आगे बढ़ने योग्य है उसका हम अनादर न करें। हुआ ये कि हमारी जो परंपरागत ज्ञान चेतना थी
उसका अनादर औपनिवेशिक युग में आरंभ हुआ और हमने ऐसी शिक्षा व्यवस्था पाई जिस शिक्षा व्यवस्था ने हमें अपने पारंपरिक ज्ञान के प्रति उपेक्षा दी, उसके प्रति एक भाव दिया, एक हीनता हमारे भीतर पैदा की। उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हमसे छूटती चली गई, लेकिन फिर भी हमने ये देखा कि हमारा जो ग्रामीण जन है वह उसके साथ जुड़ा रहा। जिसने अंग्रेजी शिक्षा नहीं अर्जित की, खास करके हमारा जो किसान है, वह अभी भी उन बातों को मानता और अपनाता चला आया है। लेकिन लोक का जो विवेक होता है वह अंध विवेक नहीं होता है, इसलिए उसने बराबर नीर क्षीर का ध्यान रखा है। ये और बात है कि कुछ लोग, लोभी लोग जो स्वार्थी होते हैं, वो अपने स्वार्थ के वश में ऐसा कुछ करते हैं। इन रचनाओं या इन कहावतों या इन बातों को अपने हक में, अपनी जीत के लिए उल्लिखित करते हैं, जबकि लोक इनसे आगे बढ़ता हुआ निरंतर चला जा रहा है। और यही कारण है कि अब हम लोग विश्वविद्यालयों में लोक चेतना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। घाघ एक जगह पर लिखते हैं कि कैसे पेड़ पौधों या वृक्षों की हानि होती है, तो वो लिखते हैं कि गया पेड़ जब बकुला बैठा और गया गेह जब मुड़िया बैठा, गया राज जह राजा लोभी और गया खेत जह जामी गोभी। अब ये जो बात कही गई है उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, आप सुधी जन हैं कि अभी भी ऐसे वृक्षों को सूखते हुए हमने देखा है जहां पे कुछ पक्षी विशेष निरंतर वास करते हैं। इसका कोई वैज्ञानिक सत्य मैं ढूंढना नहीं चाहता, मैं इसमें कोई केमिकल लोचा नहीं बताना चाहता, और मेरी वो सीमा भी है, लेकिन बहुत से लोग इसके बहुत से कारण भी दे देते हैं। जैसे अभी हाल में कबूतरों को लेकर के, कबूतरों के बीट को लेकर के बड़ी आशंका आ रही है, और पता नहीं किस बाबा ने ये बता दिया है कि कबूतर को दाना खिलाने से कृपा आएगी, और उसका परिणाम ये हुआ है कि कबूतरों को इतना दाना खिला दिया जाता है और उसी मात्रा में वो इतने बीट करते हैं, और वो कभी पेड़ों पे तो रहते नहीं हैं, वो रहते हैं घरों में। पहले वो खंडहरों में रहते थे, अब घरों में रहते हैं, और परिणाम ये होता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम आज इस बात को वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध होने पर स्वीकार कर रहे हैं, कुछ उसी तरह की बातें हमारे पूर्वजों ने भी समय समय पर कही होंगी। ऐसी और भी कई बातें हैं। जैसे एक बात जो कही जाती है कि नस्कट खटिया बतकट जोय, जो पहले उठी बिटिया हो। अब देखिए, ये इसकी सीमा है। अगर खाट आपकी लंबाई के अनुरूप नहीं होगी तो आप सो नहीं सकते। स्त्री और पुरुष में अगर एक सामंजस्य नहीं होगा तो गृहस्थी की गाड़ी चल नहीं सकती। बेटी को लेकर के, स्त्री को लेकर के हमारी जो मध्यकालीन मानसिकता रही है, सोच रही है, वह इन रचनाओं में बरकरार है। लेकिन फिर भी एक बात जरा देखें, इस रूप में हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगाड़ी खेती पछाड़ी बेटी। तो उसके पीछे कारण है कि आप अगर आगे खेती बोते हैं तो उसका अच्छा लाभ आपको मिलता है, और जब लाभ अच्छा होगा तो बेटी अगर थोड़े बाद में पैदा हुई होगी तो स्वाभाविक है कि उसके विवाह शादी के उपक्रम करने में आपको सहूलियत होगी। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं केवल उस समय की लोक चेतना की सीमाएं भी चिन्हित कर रहा हूं, और उसमें जो सामर्थ्य या संभावनाएं रही थी उसको भी देखने की आपसे सिफारिश कर रहा हूं। ऐसी बहुत सी बातें हैं। भोजन को लेकर के इन लोगों ने बातें कही हैं, और हम सब जानते हैं कि कौन सा भोजन कब करना चाहिए, कौन सा कब नहीं करना चाहिए। आज तो बहुत सारे
भोजन पदार्थों के बारे में कहा जाता है। आजकल रागी, मड़ुआ, ये सब खाना बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। बट घाघ ने कभी लिखा था कि अगर आप 7 दिन मड़ुआ खा लेंगे तो अगले दिन खाट से उठ नहीं पाएंगे। अब हम लोगों के पास इतने एनर्जी के दूसरे स्रोत हो गए हैं कि हम रागी, मड़ुआ, सावा ढूंढ रहे हैं, मिलेट ईयर मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हमारे भीतर ही इतना एनर्जी है, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया है, कैलोरी इतनी ज़्यादा हो गई है और बर्न करने का कोई साधन नहीं है। अगर भरत जी ने हमें अपने यहाँ बुलाया होता, हम यात्रा करके आते तो शायद कुछ कैलोरी बर्न होती। यहाँ बैठे बैठे ही सारा सब कुछ व्याख्यान उड़ेल रहे हैं। तो उन लोगों ने जो बातें कही कि चैत गुड़ बैसाखे तेल, जेठ का पंथ अषाढ़ के बेल, सावन साग न भादव दही, क्वार करेला कार्तिक मही, अगहन जीरा पूसे धना, माघे मिश्री फागुन चना, ये जो चीज़ें हैं वो इस दौर में, इन माहों में, इन महीनों में नहीं खानी चाहिए। नहीं खानी चाहिए तो उसके कई देसी कारण हैं और उन देसी कारणों की व्याख्या का समय नहीं है, लेकिन आप अनुभव करेंगे तो इनमें से अधिकांश को, मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकांश को इसमें सत्य पा सकते हैं। उसी तरह से क्या खाना चाहिए? तो सावन हर्रे भादव चीत, क्वार मास गुड़ खायो मीत, कार्तिक मूली, कोई कुछ कह रहा है, अगहन तेल, पूस में करे दूध से मेल, माघ मास घिउ खिचड़ी खाए, फागुन उठ के प्रात नहाए, चैत मास में नीम बेसैनी, बैसाखे में खाए जड़हनी, जेठ मास जो दिन में सोवे, ओकर जर अषाढ़ में रोवे। अगर जेठ में सोएंगे तो अषाढ़ में रोना पड़ सकता है। यानी खान पान को लेकर भी इन कहावतों में कई सारी बातें हमें मिलती हैं कि क्या कब खाना चाहिए या क्या कब नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से खेती को लेकर, किसानी को लेकर बहुत सी बातें हैं। हमें पता है कि खेतीहर वो है, किसान वो है जो खुद खेती करता है। वो किसान नहीं है जो खुद खेती नहीं करता। वो महाजन है, वो जमींदार है, किसान नहीं है। लेकिन पता नहीं कहां से यह मान्यता भी लोगों ने भर दी भीतर कि जो खेती जो ऊंची जाति का है उसको हल की मूठ नहीं छूनी चाहिए। अगर उसने छुआ तो उसको उसका पाप लगेगा, या इस तरह की बातें चलती थी। लेकिन इन लोगों ने हमेशा यह बात कही कि नहीं, कृषक वही है जो खुद किसानी करता है, कि उत्तम खेती जो हर गहा, यानी जिसने हल को हाथ से पकड़ा उसी की खेती उत्तम होती है। मध्यम खेती जो संग्रहा, जो मध्यम खेती वो होती है जो संग रहता है, यानी मजदूरों के साथ साथ काम करता कराता है। और जो पूछस हरवाहा कहाँ, और जो हलवाहे को ढूंढता है, बीज बूढ़ गए तिनके तहाँ। घाघ कहते हैं कि ऐसे लोगों का बीज भी नष्ट हो जाता है, यानी उनकी खेती में जितनी ज़रूरत है उतना उपज पैदा नहीं होती। उत्तम खेती आप सेती, मध्यम खेती भाई सेती, निकृष्ट खेती नौकर सेती, बिगड़ गई तो बलाए सेती। अगर आप दूसरों के भरोसे खेती करते हैं तो खेती का जो परिणाम है, जो फसल का उत्पादन है, वह बेहतर नहीं होने वाला है। हमने देखा है कि बूढ़े बुजुर्ग आज की तरह नहीं, जो गांव में खेत में ट्रैक्टर से जुतवाने के बाद, बीज बो देने के बाद दिन भर बाजार में बैठे रहते हैं और चौराहे की राजनीति डील करते हैं। उसकी जगह पर हमारे जो पूर्वज किसान हुआ करते थे, जो बुजुर्ग हुआ करते थे, वे सुबह खेतों में काम करने जाते थे और शाम को खेतों में टहलने जाते थे। जगदीश चंद्र बसु ने बहुत बाद में जिस बात को सिद्ध किया वो हमारे पूर्वज जानते थे, और वो खेतों का एक चक्कर लगा के, मेड़ पे खड़े होकर के, खेतों को देख करके
उनमें जो भी प्रगति हो रही है उस प्रगति पर विचार करके एक तरह से उन वृक्षों के साथ, उन फसलों के साथ संवाद करते थे। घाघ लिखते हैं कि खेती वह जो खड़ा रखावे, सूनी खेती हरि ना खावे। खेती उसी की है जो मेड़ पे खड़े होकर उसकी रखवाली करता है, जो वहां पर आता जाता है। इन दिनों बारिश का मौसम है। जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी आया, हमारे यहाँ पे इंटरनेट गायब है। ये जुगाड़ से काम चला रहा हूँ और बादल चारों तरफ घेरे हुए हैं। इतना घना अंधेरा है कि लगता है कि बहुत बारिश होने वाली है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बारिश की 2-4 बूंदें गिर गिर के रुक जा रही हैं। तो मुझे फिर घाघ आते हैं याद कि करिया बादर जीव डरवावे और भुअर का बादर पानी लावे। तो काले बादल चारों तरफ हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। लेकिन जब भूरे बादल होते हैं तो बारिश होती है। अब इसका क्या वैज्ञानिक कारण है, ये मेरी सीमा से परे है, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव भी है और मेरे जैसे तमाम लोगों का अनुभव है। तो इतने सारे लोगों का अगर अनुभव है तो इस पर कुछ विचार तो किया जाना चाहिए, इसको शोध के दायरे में लाना चाहिए। ऐसी और भी कई बातें हैं जो अलग अलग संदर्भों में, कृषि के संदर्भ में, खास करके कृषि विज्ञान के संदर्भ में हमारी लोक चेतना में व्याप्त हैं कि उल्टा बादर जो चढ़े, विधवा खड़ी नहाए, घाघ कहे सुन भड्डरी, वह बरसे वह जाए। ध्यान रखिए, हमारा समाज हमेशा से जो कमज़ोर वर्ग के लोग रहे हैं, जो कमज़ोर जाति के लोग रहे हैं, जो कमज़ोर जेंडर के लोग रहे हैं, उनके प्रति बहुत निर्मम रहा है, बहुत कठोर रहा है। लेकिन यह समाज की एक प्रवृत्ति भी रही है, उसने दूसरों को भी नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि उन्हीं के प्रति कठोर रहा है। आगे मैं एक आध संदर्भ में बताऊंगा कि वह दूसरों को भी उनमें अगर कुछ विकलांगता है, कुछ कमी है, तो उनके प्रति भी बहुत कठोर रहा है। और जो कथित ऊंची समझे जाने वाले जाति वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके भी लक्षणों को लेकर के बहुत सी बातें ऐसी कही हैं जो उनको नागवार गुजरती हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि ये सारी जो बातें हैं वो स्थान और काल की सीमाओं से परे नहीं है। बारिश होती है तो हमें खेतों को सही ढंग से उसकी हिफाजत करनी होती है, वरना उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी। कि जब बरसे तब बांधो कियारी, बड़ा किसान जो हाथ कुदारी। किसान वही बड़ा है जो हमेशा कुदाल को अपने साथ रखे। किस खेत में कैसे क्या बोना है, गेहूं अगर बोना है तो इतनी जुताई करने की ज़रूरत है कि जो मिट्टी है वो मैदा जैसी हो जाए, और अगर चना बोना है तो खेत अगर ढिलहा रहे तो ज़्यादा अच्छा। और ये मैंने अपने खेतों में भी अपने दादा और परिवार के लोगों को ऐसा करते हुए पाया है, और उनकी उपज भी हमेशा अच्छी आई होगी, तभी तो वो इन बातों को मानते चले आए हैं। इसी तरह से कैसे एक फसल को, उसको बेहतर उपज पाने के लिए क्या करना होता है, उसके भी बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। 13 कार्तिक 3 आषाढ़, जो चूका सो गया बाजार। यानी कार्तिक में 13 बार और आषाढ़ में 3 बार जिसने जुताई करके खेती नहीं की, वह बाजार जाने के लिए विवश होगा, बाध्य होगा। और एक समय में, आज तो सामान्य बात हो गई है, लेकिन मैंने अपने बचपन में देखा है कि किसान अनाज की फसलें, अनाज को, जो फसलों से, खेती से निकलने वाले अनाज हैं, उनको खरीदने में शर्मिंदगी महसूस करता था। चोरी से अगर कोई अनाज नहीं है तो चोरी से रात में बनिया के यहाँ से वो चीज़ें मंगवाई जाती थी। ज़्यादातर मैंने उन लोगों को देखा है जो अपने उत्पाद को, अपने गेहूँ, धान, बजरी को कंधे पे लाद कर बाजार ले जाते थे और वहाँ पर उसको बेच करके सौदा सुलभ खरीदते थे। गन्ने की खेती, आप देखें कि गोदान की शुरुआत में गन्ने की खेत में गुड़ाई हो रही है, तो घाघ लिखते हैं
लिखते क्या है, कहते हैं कि 3 कियारी 13 गोड़, तब देखो ऊखी के पोर, यानी 3 बार सींचो और 13 बार गोड़ो। जब इतनी मेहनत आप गन्ने में करेंगे तो निश्चित ही अच्छी फसल प्राप्त होने का अंदेशा होगा। आजकल ऑर्गेनिक खेती की बात होती है। ऑर्गेनिक खेती में किस तरह से आपको खाद का इस्तेमाल करना है, बीज का इस्तेमाल करना है, उस पर भी बहुत सारी बातें इन लोगों ने कही हैं जो आज भी सही उतरती हैं। घाघ लिखते हैं कि गोबर मैला नीम की खली, या से खेती दूनी फली। आज हम सोच और शौचालय को जोड़ते दिखते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि कुछ खेत इसीलिए होते थे जिससे कि बाद में वहाँ पर अच्छी फसल होती थी। अभी मैं गर्मी में अभी गया था तो खेतों में, कुछ खेतों में ढैंचा बोया गया था। आज की पीढ़ी ढैंचा के बारे में जानती भी नहीं होगी, लेकिन ये ढैंचा बोने के बाद कैसे उसमें अच्छी फसल के लिए उर्वरा शक्ति आ जाती है, यह हमारे लोग जानते थे। इसी तरह से सनई, पेटुआ, इस तरह के खेत में बोए जाते थे। यह अलग बात है कि अब ये सारी चीज़ें लगभग समाप्त हो गई हैं। हमने अपने उस पारंपरिक ज्ञान को भी लगभग भुला दिया है। तो स्वाभाविक है कि जब वो ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान तक लोगों की पहुंच नहीं है, तो कैसे होगा। गोबर मैला पानी सड़े, तब खेती में दाना पड़े, खेती करें खाद से भरें, 100 मन कुठिला मेले भरें। अगर आप अच्छी उसमें ऑर्गेनिक गोबर की खाद डालेंगे, गोबर चोकर चकवर रूसा, इनको छोड़े हुए न भूसा, जेकरे खेत पड़ा नहीं गोबर, वह किसान को जाने दूबर। वह किसान कमजोर है क्योंकि उसके खेत में गोबर नहीं पड़ा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि गोबर को लेके, खाद को लेके हमारे जो अनुभवी लोग हुए, खास करके घाघ भट्टरी के बारे में। और आपको बता दूं कि इनका समय मध्यकाल का समय है, जो मोटा मोटी हम लोग रीतिकाल और मध्यकाल के बीच का समय मानते हैं। वैसे तो 1757 की बात कही गई है उनके समय को लेकर के, लेकिन रामनरेश त्रिपाठी ने ये बताने की कोशिश की है कि इनका समय अकबर का समय है, घाघ का समय अकबर का समय है। 1753 संवत शिव सिंह सरोज में लिखा गया है, और मिश्र बंधु ने भी 1793 संवत ही माना है। लेकिन रामनरेश त्रिपाठी ने इनके परिवार का पता लगाते हुए ये बताया है कि ये कन्नौज के थे, और कन्नौज में आज भी घाघ सराय नाम का एक गांव है जिसे कहा जाता है। इनके वारिसों ने बताया कि अकबर के समय में अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नाम से गांव बसाने के लिए भूमि दी थी, और यह घाघ सराय वही है जहां ये देवकली के दूबे के नाम से जाने गए थे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि दुबे जी का पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन आजकल दुबे लोग बहुत चर्चाओं में भी हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं कि बीज को कैसे बोना है, कितने अंतर दे के बोना है, इसको लेकर के भी बहुत सारी बातें हैं। और ये सारी बातें एक तरह से वैज्ञानिक तथ्य भी हैं कि मक्का, जोन्हरी और बजरी, इनको बोवे कुछ बिडरी, घना नहीं बोना है, इनको दूरी दूरी पे बोना है, बिडर बोना है। बिडर हमारी अवधि का शब्द है, यानी थोड़ा दूरी बना करके। घनी घनी जब सनई बोवें, तब सुतरी की आशा होवे। जब आप घनी सनई बोएंगे, सन पटसन, तभी अच्छी सुतली मिलेगी। आज तो सुतली गांवों से भी गायब हो गई है, अब सब कुछ प्लास्टिक आ गया है। वरना बचपन में हमने देखा है कि किस तरह से सनई को काटा जाता था और इसके बाद उसको तालाब में भिगोया जाता था, पीटा जाता था, और उससे निकलने वाला जो रेशा है वो चांदी से भी ज़्यादा सुंदर और चमकता था, और चकबेनिया बना के हम डुलाते थे। वो पूरी तरह से अब गायब हो गया है। तो पूरी ज्ञान परंपरा भी हमारे पास कहाँ है। आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको फिर से प्राणवायु दी जाए। बो गेहूं काट कपास, होवे न ढेला न होवे घास, यानी किस
फसल के बाद कौन सी फसल को खेत में बोने से लाभ होगा, इसके बारे में भी बहुत सी बातें बताई गई हैं। किसान के लक्षण, किसान कौन है? शुरू में मैंने बताया कि वो जो उत्तम खेती वो करेगा जो हल